Dear students, welcome to my YouTube channel Ataria Public School. Today I will teach you English subject class 10. Dear students, आज आपको सब्जेक्ट इंग्लिश में क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैसेज एक्सेट्रा पढ़ाया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स गौर से वीडियो को वॉच करना है, केयरफुल्ली लिसन करना है और अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को अच्छी तरह वीडियो को केयरफुल्ली वॉच करना है और केयरफुल्ली लिसन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है पैसेज को केयरफुल्ली रीड करना है, केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पैसेज है, कल्पना चावला was born in a small town at Karnal on 1st July 1961. कल्पना चावला कर्नल शहर, एक छोटा सा शहर कर्नल है, वहाँ पैदा हुई 1 जुलाई 1961 में। कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई? कर्नल एक छोटा सा टाउन है, छोटा सा शहर है। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला पैदा हुई, यानी उसका जन्म हुआ। कल्पना चावला was born in a small town at Karnal on 1st July 1961. It is in हरियाणा, इंडिया। ये कहाँ है? इंडिया के स्टेट हरियाणा में है। ये जो शहर है कर्नल टाउन, ये हरियाणा में है। इट इज इन हरियाणा, इंडिया। इन 1976 शी पास्ड आउट फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल। वो इन 1976 शी पास्ड आउट, 1976 में वो टैगोर स्कूल कर्नल से पास हुई। कल्पना चावला 1976 में टैगोर स्कूल कर्नल से पास हुई। इन 1976 शी पास्ड आउट फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल। देन शी ज्वाइंड पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982 and became a graduate. तब वो 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन की और वहां से ग्रेजुएट बनी। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988 शी वर्क एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। आफ्टर डूइंग हर PhD, अपनी PhD करने के बाद इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988 में 1988 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD करने के बाद शी वर्क एट ए रिसर्च साइंटिस्ट, वो काम की एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, वो काम की एट नासा में। इन March 1995 she became an astronaut. मार्च 1995 में वो एक एस्ट्रोनॉट बन गई। एस्ट्रोनॉट क्या है? एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं, खलाबाज को बोलते हैं। In March 1995 she became an astronaut. मार्च 1995 में वो एक एस्ट्रोनॉट बनी। On 19th November 1997 she made her first flight in an American space shuttle for 15 days. 1997 में she made her first flight, वो अपनी पहली उड़ान बनाई in an American space shuttle for 15 days,
15 डेज के लिए, 15 दिनों के लिए अमेरिकन स्पेस शटल में, शटल मीन्स होता अंतरिक्ष यान, खलाई जहाज, अ व्हीकल यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग इन स्पेस, ऐसा गाड़ी जो स्पेस में ट्रैवल करता है, अंतरिक्ष में जो ट्रैवल करता है। तो कल्पना चावला का फर्स्ट फ्लाइट 15 दिनों के लिए हुआ था। नाउ क्वेश्चन, पैसेज समझ में आ गया? ये पैसेज कल्पना चावला के बारे में बताया गया है। इसको वीडियो को बार बार वॉच करना है और इसको केयरफुली समझना है। अब जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिस पैसेज इज अबाउट, ऑप्शन नंबर 1 टैगोर स्कूल, ऑप्शन नंबर 2 कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? अभी आप लोग सुने, ये पैसेज कल्पना चावला के बारे में है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कल्पना चावला। बस ये ऑप्शन दिया हुआ, आपको इसमें टिक करना है, एक 1 मार्क्स इसमें आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है दिस पैसेज इज अबाउट कल्पना चावला, ये पैसेज कल्पना चावला के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नल इज अ स्मॉल टाउन इन, ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कर्नल इज अ स्मॉल टाउन इन, कर्नल स्मॉल टाउन है, छोटा शहर कहाँ है? ये है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कर्नल इज अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट इन, वो एस्ट्रोनॉट कब बनी? ऑप्शन नंबर 1 1976, ऑप्शन नंबर 2 1982, ऑप्शन नंबर 3 1995, ऑप्शन नंबर 4 1997। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 1995। 1995 में वो एस्ट्रोनॉट बनी। शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट इन 1995। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर डैश डेज, हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर डैश डेज। उसका पहला फ्लाइट कितने दिनों का था? अभी आप लोग पैसेज में सुने, उसका फर्स्ट फ्लाइट 15 डेज के लिए था। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 15, ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर 4 20। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 15। हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर 15 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु, ऑप्शन नंबर 1 travel in space, option number 2 like to travel, option number 3 studies about stars, option number 4 none of these। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु, एस्ट्रोनॉट एक पर्सन है, एक इंसान है जो क्या करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 ट्रेवल्स इन स्पेस। एस्ट्रोनॉट क्या करता है? स्पेस में ट्रैवल करता है, अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है, सफर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रैवल्स इन स्पेस। तो डियर स्टूडेंट, ये फर्स्ट पैसेज आपको बताया गया है। इसी तरह इस पैसेज को पढ़ना है, वीडियो को केयरफुली वॉच करना है और लिसन, इसको सुनना है और फिर खुद से बनाने की कोशिश करना है। ये पैसेज एग्जाम में आ भी सकता है या तो इस टाइप का पैसेज आएगा, तो आपको पैसेज बनाना है, उसका तरीका बताया गया है। पैसेज को केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चन का आंसर उसी में दिया रहता है। पैसेज नंबर 2, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है पैसेज को केयरफुली रीड कीजिए। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली, नीचे जो पैसेज है उसको ध्यान से पढ़ना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। और 4 ऑप्शन दिया है, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है।
जैसे पैसेज नंबर 1 में पढ़े थे, बनाए भी। अब पैसेज क्या है, लिसन केयरफुली, ध्यान से पैसेज को सुनिए। प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। प्लास्टिक हर जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बहुत सस्ता और आसान है इस्तेमाल करने में। People use plastic bags and other things made from plastic. People, लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, and other things made from plastic, और दूसरे चीजों को यूज करते हैं जो प्लास्टिक से बना हुआ है। The use of plastic is creating plastic pollution. प्लास्टिक का यूज, प्लास्टिक का इस्तेमाल क्या कर रहा है, क्रिएट पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, प्रदूषण पैदा कर रहा है, आलूदगी पैदा कर रहा है, गंदगी पैदा कर रहा है। प्लास्टिक का यूज करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल करना। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व, प्लास्टिक डिजॉल्व नहीं होता है, घुलता नहीं है, सड़ता नहीं है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्लास्टिक डिजॉल्व नहीं होता इसीलिए लंबे समय तक ये बाकी रहता है। सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्लास्टिक का पॉल्यूशन, प्लास्टिक का प्रदूषण, प्लास्टिक का आलूदगी ये हार्मफुल है, हानिकारक है, नुकसानदेह है। जमीन पर रहने वाला जितना भी जानदार है, जमीन पर रहने वाला जितना भी जीव है, सभी के लिए हानिकारक है, नुकसानदेह है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक का प्रदूषण। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी ईट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी, जो एनिमल्स, जो जानवर, जो जंतु जमीन पर रहते हैं और जो समुद्र में रहते हैं और गलती से खाना समझ के प्लास्टिक को खा जाते हैं। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी ईट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड। खाना समझ के गलती से जंतु, जानवर क्या करते हैं, जमीन में रहने वाले जानवर या समुद्र में रहने वाले जानवर प्लास्टिक को खा जाते हैं खाना समझ के, बाय मिस्टेक। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। प्लास्टिक मिट्टी के लिए भी हानिकारक है, प्लास्टिक मिट्टी के लिए भी नुकसानदेह है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। इस तरह का सॉइल में, इस तरह का मिट्टी में प्लांट्स यानी पौधा अच्छी तरह ग्रो नहीं होते हैं, अच्छी तरह बढ़ते नहीं हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। Plants cannot grow well in such soil. Water also gets polluted. Water भी से polluted हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, आलूदा हो रहा है, गंदा हो रहा है, पानी भी, जल भी। Water also gets polluted. Use of plastic is very harmful. प्लास्टिक का इस्तेमाल, प्लास्टिक का उपयोग बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही नुकसानदेह है। We all have to be aware of its harmful effect. हम सभी को इसका हानिकारक प्रभाव से आगाह होना चाहिए, अवगत रहना चाहिए। इसका नुकसानदेह असरात से आगाह रहना है। हम सभी को प्लास्टिक का जो हानिकारक प्रभाव है, नुकसानदेह असरात है, उससे आगाह रहना है, उससे अवगत रहना है। ये पैसेज पढ़ के आप लोगों को बताया गया। अब इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है और ऑप्शन दिया है, अब आप समझिए आंसर कौन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। अभी जो पैसेज आप लोग बताया गया पढ़ के, इसके लिए सुटेबल टाइटल चूज करना है। इसमें दिया है 4 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 में एनिमल लाइफ, ऑप्शन नंबर 2 में प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 में प्लांट लाइफ, ऑप्शन नंबर 4 में अर्थ लाइफ। 4 ऑप्शन दिया। अभी आप लोगों को बताया गया था ये पैसेज प्लास्टिक के बारे में।
तो जाहिर सी बात है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैल रहा है, प्लास्टिक से जो आलूदगी फैल रहा है उसके बारे में। तो इसका क्वेश्चन था चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल क्या होगा? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 प्लास्टिक पॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज प्लास्टिक used everywhere? Question number 7, why is plastic used everywhere? प्लास्टिक हर जगह क्यों इस्तेमाल होता है? प्लास्टिक हर जगह क्यों उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, people are compelled to use it. Option number 2, it is not harmful for us. Option number 3, it is cheap and convenient to use. Option number 4, it has become a symbol of social status. The correct answer is option number 3, it is cheap and convenient to use. It is cheap and convenient to use. ये इस्तेमाल करने में सस्ता और आसान है, इसीलिए प्लास्टिक एवरीवेयर यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर। प्लास्टिक किसके लिए हार्मफुल है, किसके लिए हानिकारक है, किसके लिए नुकसानदेह? ऑप्शन नंबर 1 पीपल, ऑप्शन नंबर 2 प्लांट्स, ऑप्शन नंबर 3 एनिमल्स, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। यानी प्लास्टिक हार्मफुल किसके किसके लिए? पीपल के लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है और एनिमल्स के लिए है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर ऑल ऑफ दीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाउ ऑप्शन नंबर 9, व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अनुसार, पैसेज के मुताबिक हमें क्या चीज से अवगत रहना है, क्या चीज से आगाह रहना है? ऑप्शन नंबर 1 द बैड इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टीवी। ऑप्शन नंबर 2 द बैड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग जंक फूड। ऑप्शन नंबर 3 द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ऑप्शन नंबर 4 द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। द करेक्ट आंसर इज द बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग plastic. Option number 4 is the correct answer. Now question number 10, the opposite of harmless is। harmless का विलोम क्या है, अपोजिट क्या है, इसका उल्टा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 हार्मफुल, ऑप्शन नंबर 3 अवेयर, ऑप्शन नंबर 4 चीप। हार्मलेस का अपोजिट क्या है? harmful. The correct answer is option number 2 harmful. The opposite of harmless is harmful. Now question number 3, choose the correct option. Question number 11, are you writing a letter? This sentence is option number 1 present perfect tense, option number 2 present continuous tense, option number 3 present perfect continuous tense, option number 4 none of these. Question number 11 में are you writing a letter? This sentence is in। are you writing a letter ये कौन सा सेंटेंस है? पूछ रहा है are you writing a letter ये कौन सा सेंटेंस है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है नॉन ऑफ दिस। तो पहले आप समझिए आर यू राइटिंग अ लेटर का क्या मतलब। आर यू राइटिंग अ लेटर का मतलब हुआ क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं, क्या आप एक खत लिख रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका हिंदी में पहचान ये है
चुका है, चुकी है, या ये आना चाहिए। लेकिन आर यू राइटिंग अ लेटर का मतलब होता है क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं। और इंग्लिश में पहचान ये है कि इसमें हैज या हैव रहना चाहिए। तो आर यू राइटिंग अ लेटर में हैज और हैव नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। किंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान हिंदी और उर्दू में क्या है? जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं एक्सेट्रा है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन था आर यू राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब हुआ क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं, क्या आप एक खत लिख रहे हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर 3 में दिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन नंबर 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन आना चाहिए। यहाँ हैज बीन हैव बीन नहीं है और हैज और हैव भी नहीं है। यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में आर यू राइटिंग अ लेटर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आर यू राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, शी ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ऑप्शन नंबर 1 स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर 2 स्पोकन, ऑप्शन नंबर 3 स्पीक, ऑप्शन नंबर 4 स्पीक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 स्पीक्स। अब इसको समझते हैं। क्वेश्चन था, इसका मतलब समझ लेते हैं। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, इसका मतलब हुआ वो हमेशा सच बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। अब समझिए, पहला में दिया है स्पीकिंग, SPEAKING स्पीकिंग, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि ING है तो साथ में फिर कंटिन्यूअस में ING आता है, उसमें ये जा रहा है हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 स्पीकिंग जो है वो करेक्ट नहीं है, उसको छोड़ देना है। ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? स्पोकन दिया हुआ है। ये वर्ब 2 या वर्ब 3 फॉर्म, ये वर्ब 3 फॉर्म है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। यहाँ स्पोकन दिया हुआ, जब वर्ब 3 यूज करेंगे साथ में हैज या हैव रहना चाहिए, तो यहाँ हैज या हैव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं लेना है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? स्पीक दिया हुआ है, SPEAK स्पीक, ये भी करेक्ट नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या वर्ब 1 में यानी PV1 में एस या एस लगाना चाहिए, इसमें एस नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या SPEAKS स्पीक्स, यहाँ एस दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 स्पीक्स। आंसर हो जाएगा शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दे डैश डांस वेल। यहाँ दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में कैन, ऑप्शन नंबर 2 में दिया शैल, ऑप्शन नंबर 3 में दिया आउट, ऑप्शन नंबर 4 में दिया नॉन ऑफ दिस। अब यहाँ समझते 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या? दे डैश डांस वेल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 कैन, दे कैन डांस वेल, वे लोग अच्छा डांस कर सकते हैं। अब समझाते हैं कैन क्यों लिया गया है, बाकी ऑप्शन क्यों छोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ शैल, ये शैल नहीं होगा क्योंकि दे में कभी शैल नहीं आता है। शैल किसका हेल्पिंग वर्ब है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है शैल या विल। तो शैल जो आता है आई और वी में आता है, दे में नहीं आता, इसलिए शैल ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया था आउट, OUGHT आउट, आउट माने चाहिए, OUGHT आउट, आउट माने चाहिए। आउट जब भी आता साथ में टू भी आता है, यहाँ सिर्फ आउट लिखा है, OUGHT आउट लिखा है और साथ में टू रहता तो इसको ले सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ दिया हुआ OUGHT आउट, और आउट जब भी आता है तो साथ में टू भी आना चाहिए, इसमें टू नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं लेना है। अब 4 में तो नॉन ऑफ दिस दिया है, लेकिन आज इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर 1 कैन, दे कैन डांस वेल, वे लोग अच्छा डांस कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू। ऑप्शन नंबर 1 मस्ट, ऑप्शन नंबर 2 शुड, ऑप्शन नंबर 3 कैन, ऑप्शन नंबर 4 मे, MAY मे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 मे। मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, गॉड आप पर दया करे। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू। क्वेश्चन नंबर 15, शी आउट डैश हर पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर 1 ओबे, ऑप्शन नंबर 2 ओबेड, ऑप्शन नंबर 3 टू ओबे, ऑप्शन नंबर 4 ओबेइंग। तो इसमें द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, शी ought to obey her parents। उसे अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, उसे अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। तो आउट जब भी आता है तो आउट के बाद टू आता है, तो द करेक्ट आंसर हो जाएगा शी ought to obey her parents। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऑप्शन नंबर 1 स्मोक, ऑप्शन नंबर 2 स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर 3 टू स्मोकिंग, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज। यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या पैसिव वॉइस क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में फुटबॉल प्लेड बाय बॉयज, ऑप्शन नंबर 2 में फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉयज, ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, ऑप्शन नंबर 4 में नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है, सब्जेक्ट गोज टू ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कम्स टू सब्जेक्ट प्लेस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस में चल जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था? बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, और ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बना पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, उसमें बीइंग आता है, BEING बीइंग। तो ऑप्शन नंबर 3 में बीइंग दिया हुआ है, BEING बीइंग, हेल्पिंग वर्ब का बाद, अब बाकी किसी में नहीं दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज। इसका मतलब क्या समझ लीजिए, 17 क्वेश्चन नंबर 17 का बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल का मतलब हुआ लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। जब पैसिव वॉइस में चेंज किए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, इसका मतलब हुआ लड़कों द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आई डोंट नो डैश शी इज क्राइंग। ऑप्शन नंबर 1 व्हाट, ऑप्शन नंबर 2 व्हाई, ऑप्शन नंबर 3 which, ऑप्शन नंबर 4 where। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 why। I don't know why she is crying। मुझे नहीं पता कि वह क्यों रो रही है। क्वेश्चन नंबर 19, कैन यू टेल मी डैश विल टीच अस इंग्लिश। ऑप्शन नंबर 1 which, ऑप्शन नंबर 2 what, ऑप्शन नंबर 3 how, ऑप्शन नंबर 4 who। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 who। क्या कैन यू टेल मी हु विल टीच अस इंग्लिश। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड। क्वेश्चन नंबर 20, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन।
is. Option number 1, he said he is fine. Option number 2, he said he was fine. Option number 3, he said that he is fine. Option number 4, he said that he was fine. The correct answer is option number 4, he said that he was fine. अब ये कैसे हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करने का तरीका क्या है? कॉमा जो है, कॉमा से पहले जो सेंटेंस है उसमें कॉमा हटा के दैट लगाना है, या दैट लगाया गया है। आप फिर उसको ये पास्ट टेंस में ही सेड आई एम फाइन, कॉमा से पहले जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, और कॉमा के बाद जो सेंटेंस है आई एम फाइन में, इसमें फर्स्ट पर्सन है। आई क्या फर्स्ट पर्सन है, एंड फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या इसमें दिया? ही। तो आंसर हो जाएगा ही सेड, कॉमा हटा के दैट लगाए, फिर ही लिखे, और इसको पास्ट पहले ही वाज, आई एम फाइन था तो पास्ट टेंस में है, इसीलिए इसको चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वाज फाइन। डियर स्टूडेंट, वॉइस हो गया या नरेशन हो गया, जो भी, इसको आपको डिटेल में समझना है तो सेपरेट वीडियो में उसको समझना होगा, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डिटेल में पूरा नरेशन का रूल्स यहाँ बताना मुमकिन नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए, कॉमा हटा के दैट लगाना है, ये पास्ट टेंस में था इसीलिए इसको आई वापस आई एम फाइन था, इसका आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज फाइन। इसका डिटेल में आपको नरेशन चैप्टर में समझाया, एक्सप्लेन किया जाएगा।